नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। राज्य में 5.3 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 11.71 लाख वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। राज्य में 2.66 करोड़ पुरुष और 2.63 करोड़ महिलाएं हैं, जबकि 5.71 लाख से ज्यादा दिव्यांग वोटर्स भी हैं। बताते चले कि 80 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के 12.15 लाख वरिष्ठ नागरिक वोट डालेंगे। वहीं 16,000 से ज्यादा मतदाता 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वहीं कर्नाटक के मंत्री और बीजेपी नेता सीएन अश्वत्थ नारायण ने बेंगलुरु में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुख्य रूप से शासन, विकास और उस पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जवाबदेह और पारदर्शी हो। बीजेपी लोगों की पार्टी है। हम एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो दुनिया भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूत हो। वहीं बेंगलुरु में मतदान करने के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि हमें सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करना है। चुनाव वह जगह है जहां आपके पास फैसला करने का अधिकार होता है। हमें कर्नाटक को सुंदर बनाना है, सौहार्द बनाकर रखना है। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने चुनाव शुरू होने से पहले अपने परिवार के साथ शिकारीपुर के श्री हुचराय स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके बेटे बीवाई विजेंद्र विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने फैसला लिया है कि वे एक प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार चुनेंगे। आज बड़ी संख्या में मतदान का समय है। बेहतर भविष्य के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हम अपने पहली बारी के मतदाताओं का स्वागत करते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी स्कैम केस में मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इमरान यहां 2 मामलों में जमानत के लिए पहुंचे थे। खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। वहीं लाहौर में फौज के एक कमांडर के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। कई और फौजी अफसरों के घर हमले किए गए और हिंसा को देखते हुए आज देश भर में प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। बताते चले कि पीटीआई ने अपने नेताओं और वर्कर्स को सुबह 8 बजे इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। और पीटीआई ने नेता फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पंजाब प्रांत में 2 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पेशावर में 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है। वहीं पीटीआई नेता कासिर सूरी ने दावा किया है कि वे क्वेटा में प्रदर्शन के दौरान एक पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि 5 अफसर घायल हुए हैं, जबकि 43 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल 5वीं चार्जशीट पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। 4 मई को जांच एजेंसी ने कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री दाखिल की है, जिसमें ईडी ने सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाते हुए कहा कि इस मामले में वे मुख्य साजिश करता है। इससे पहले जांच एजेंसी ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता और बीएसआर नेता के कविता वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाले तथा कथित साउथ ग्रुप का षड्यंत्र था। ईडी ने कोर्ट में दाखिल दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया है कि विजय नायर और आम आदमी पार्टी के कई नेता मनीष सिसोदिया के इशारों पर काम कर रहे थे। बताते चले कि ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को तिहाड़ जेल से 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में है। वहीं 8 मई को कोर्ट ने ईडी के केस में उनकी कस्टडी 23 मई तक बढ़ा दी है। उधर एजेंसी ने मामले में अब तक 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ बताते चले कि सीबीआई के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने शराब नीति केस में उन्हें 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
तो आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इसी मद्देनजर आपको बताते चले कि ईडी ने पहली बार सिसोदिया को इस पूरे मामले में गुनाहगार साबित किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी है और सीबीआई ने शराब नीति केस में उन्हें 24 फरवरी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैगजीन राइटर ई जॉन कैरल के यौन शोषण का जिम्मेदार ठहराया गया है। न्यूज एजेंसी एपीएफ के मुताबिक ट्रंप को कैरल के मुआवजे से रूप में 41 करोड़ रुपए न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट रूम में फैसला सुनाया गया है। 9 मेंबर्स की जूरी ने ट्रंप को कैरल का यौन शोषण और मानहानि के लिए जिम्मेदार माना है। हालांकि जूरी ने ट्रंप पर लगे रेप के आरोप को खारिज कर दिया है। मैगजीन राइटर जीन कैरोल ने 2019 में आरोप लगाया था कि ट्रंप ने 1996 में मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनका रेप किया था। ट्रंप ने इस आरोपों को सीरियस से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वे कैरोल को नहीं जानते और उनके स्टोर से नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि कैरोल अपनी किताब को बेचने के लिए झूठी कहानी बना रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंडमान सागर में सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित हो चुका है। मोचा नाम का यह चक्रवात भारत से नहीं हट टकराएगा और वह बांग्लादेश और म्यांमार के तट में टकरा सकता है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र एक अवसाद के रूप में बदल चुका है। यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 10 मई तक चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो जाएगा। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मोचा के मार्ग को समझने में मदद करने के लिए स्टीयरिंग हवाएं स्पष्ट नहीं है। भारत में इससे नुकसान का खतरा कम है क्योंकि 12 मई तक ये उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ेगा और इसमें उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ निकल जाएगा। आईएमडी ने मछुआरों और छोटी नाव चलाने वाले, बड़ी नाव और ट्रोलर चलाने वालों को मंगलवार के बाद से दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं आईएमडी ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र डिप्रेशन में बदलने के चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में गुरुवार तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। द केरला स्टोरी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म को प्रतिबंधित कर देने के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता तरुण चुप ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती हैं। ममता बनर्जी आधुनिक भारत की एक नई जिन्ना का अवतार है जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर ऐतराज है। वहीं विवेक अग्निहोत्री ने भी ममता को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक भारत की नई जिन्ना का अवतार हैं जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर इतराज है। जी हाँ, मैंने पिछले कई वक्तों से मैं खामोश था। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों या किसी और स्टेट के, या बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस कभी भी उठ के बोल देते थे कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है। अब मुझे लगा इनफ इज इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं, श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने
कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के भारत में तमिलनाडु के अलावा जम्मू कश्मीर में भी एनआईए की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में जम्मू कश्मीर में 15 स्थानों पर तलाशी कर रही है। तलाशी को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि अनंतनाग में 4, शोपियां में 3, बडगाम, श्रीनगर और पुंछ में 2 और बारामूला और राजौरी में 1 स्थान पर संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है। और तलाशी में शामिल अधिकारी के मुताबिक पिछले साल दर्ज किया गया कि मामला भौतिक और साइबर स्पेस दोनों में एक साजिश रचने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों द्वारा जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे बमों और आईईडी और छोटे हथियारों से हिंसक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की योजना से संबंधित है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए स्थानीय युवकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की आतंकवादी समूहों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं एनआईए ने आज तमिलनाडु की कुछ जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह छापेमारी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एएनआई 4 में छापेमारी कर रही है और इनमें कोयम्बटूर, मुंगेर, थेनी जैसे जिले शामिल है। और इसके अलावा चेन्नई, ओटेरी और थिरुवनंतपुरम में भी छापेमारी की जा रही है। जांच को बढ़ाते हुए इस बीच एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुंगेर क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को हिरासत में ले लिया है। एनआईए ने तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के पझानी में हिरासत में लिया है। बताते चले कि इसी तरह की छापेमारी जम्मू कश्मीर में भी की जा रही है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग केस में की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।